नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। हैं नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। रेवा में भी मनाई गई देव दीपावली। सीएम हेल्पलाइन के हर प्रकरण के निराकरण पर अधिकारी ध्यान दें। यह बात रेवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कही है। रेवा नगर निगम में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का महाअभियान 20 नवंबर को और रेवा जिले में कोविड टीकाकरण की 25 लाख डोज पूरी। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रेवा में भी मनाई गई देव दीपावली। राजघाट में जलाए गए हजारों दिए। पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत सांसद जनार्दन मिश्रा रहे मौजूद। आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। कार्तिक मास की पूर्णिमा जैसे पावन पर्व के महत्व को तो सभी सनातनी जानते हैं, लेकिन तीनों लोगों से न्यारी काशी में यह पर्व देवताओं की दीपावली के तौर पर यानी देव दीपावली के नाम से मनाया जाता है और यह परंपरा काफी पुरानी है। इस तर्ज पर रेवा राजघाट में भी देव दीपावली मनाई गई। देव दिवाली पर 15 लाख दियों से जगमगाए काशी के गंगा घाट। काशी की देव दीपावली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। काशी में 84 गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा की शाम को सूरज ढलते ही आसमान से टिमटिमाते तारों की तरह लाखों दिए झिलमिलाते नजर आते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए, देखने और महसूस करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। हालांकि कम ही लोगों को मालूम है कि आज से लगभग 3.5 दशक पहले गंगा किनारे ऐसा नजारा नहीं था। सिर्फ कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंद दीपक ही जलाए जाते हैं, लेकिन इस आस्था को लाखों लोगों से जोड़ते हुए लोक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तर्ज पर रेवा में भी विभिन्न संगठनों एवं समाज की महिलाओं द्वारा देव दीपावली का कार्यक्रम राजघाट स्थित किया गया, जहां पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत सांसद जनार्दन मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं ने हजारों की तादाद में दीप जलाए और ईश्वर से जिले की खुशहाली एवं उन्नति की कामना की। जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय शंकर लाल गुप्ता जी, केसरवानी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष आदरणीय संजीव गुप्ता जी और महिला इकाई के अध्यक्ष आदरणीय ज्योति गुप्ता जी, आदरणीय ज्योति प्रधान जी, वंदना गुप्ता जी, कार्यक्रम का जो बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रही, आदरणीय रमेश गुप्ता जी, गुड्डू भाई और आदरणीय चारी जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी और सभी माताएं बहनें और बंधुओं। वास्तव में ये कार्यक्रम की जो शुरुआत आप सबने की है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये दीवा के का बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम के रूप में उभर के सामने आएगा और आपका जहाँ प्रयास है वहाँ पर हम लोग सब आपके साथ हैं और आप ये कार्यक्रम करते रहिए और हम लोग एक दिन इस राजघाट को ऐसा सजा देंगे। मन में वही कामना की। बस यहीं तक आएगा, हम लोग भी इंतजार में हैं। को देख के ऐसा लगता है कि आपने जो भी लक्ष्य रखा होगा, सपने बनाए होंगे, उसको जरूर पूरा होगा। वैसे भी हमारी जो आदरणीय ज्योति गुप्ता जी हैं, जब ये बोलती हैं तो बहुत एक एक शब्द बड़े सटीक रहते हैं। ये बिल्कुल मैं तो मुझे तो चुनाव से अनुभव है कि यदि किसी को प्रवक्ता बनाना हो तो इन्हीं को बना दो। यहाँ पर एकत्रित हैं और दीप दान कर रही हैं, इसका क्या महत्व है बताइए। ये आज देव दीपावली है और मैं बनारस की हूँ। भगवान वहाँ पे जो है देव दीपावली के दिन पूरे गंगा के तट पर सारी सीढ़ियों पे दिए जलाकर आज देवताओं की दीपावली हम लोग मनाते हैं। और कब से प्रारंभ होती है ये जो है कार्तिक महीने से शुरू होता है। कार्तिक महीने का आज ये चूँकि आज पूर्णिमा है तो आज जो है कहते हैं कि आज के दिन दिए देने से 30 दिन का फल आपको मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ देव दीपावली और ये कई सालों से अनवरत केसरवानी वैश्य महिला सभा के तत्वाधान में ये और भी संगठन मिलकर इसको करते हैं। कई विभिन्न विभाग की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, जैसे TMS है, टीम मोदी सपोर्टर है, मारवाड़ी समाज है और सर्व वैश्य समाज है। ये सब ऐसे मिलके हम लोग इस प्रोग्राम। और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा दीपदान के बाद? दीपदान के बाद हमारा भजन संध्या है और माननीय हमारे विधायक महोदय भी हमारे मुख्य अतिथि हैं और दिव्यराज सिंह जी भी आमंत्रित हैं।
सब कोई मिलकर हम लोग यहाँ पर गंगा जी की आरती करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति प्रधान। सीएम हेल्पलाइन के हर प्रकरण के निराकरण पर अधिकारी ध्यान दें, यह बात रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के हर लंबित प्रकरण के निराकरण पर ध्यान दें। आवेदक से स्वयं संपर्क करें। वर्तमान माह में दर्ज प्रकरणों का इसी माह निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें जिससे विभाग और जिले की रैंकिंग में सुधार हो। कई विभाग लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग प्रदेश स्तर में अंडर 5 बनी हुई है, लेकिन कई विभागों में लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं। खाद्य विभाग, पीएचई, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग में लंबित शिकायतों में लगातार वृद्धि हो रही है। संबंधित अधिकारी तत्परता से प्रकरणों का निराकरण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी आगामी 2 दिवसों के अवकाश का सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में सदुपयोग करें। सभी विभागों की ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी। अपर कलेक्टर खाद्य विभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराकर विभाग की रैंकिंग में सुधार कराएं। हितग्राही मूलक योजनाओं के लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरण हितग्राही को लाभ मिलने पर ही निराकृत होंगे, इन्हें फोर्स क्लोज करने का प्रयास न करें। बैठक में कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारी द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में रुचि न दिखाने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने तथा 7 दिन तक वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सम्मान कर्मकार मंडल के लंबित प्रकरणों की मॉनिटरिंग करने तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सचेत करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि धान उपार्जन की तैयारी बैठक 20 नवंबर को दोपहर 1 बजे से आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी पूरी जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहें। उपार्जन से जुड़े सभी बिंदुओं की विभागवार समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत कदैला समूह नल जल योजना से प्रतिदिन 201 किलोलीटर पानी कचरा शोधन प्लांट को प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में आयुक्त नगर निगम नालमेना, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा नगर निगम में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान 20 नवंबर को। शिक्षण संस्थाएं टीकाकरण में सहयोग देकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए जिले भर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा नगर निगम क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के पात्र सभी हितग्राहियों को टीका लगाने के लिए 20 नवंबर से महाअभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि रीवा नगर निगम के सभी शासकीय तथा निजी महाविद्यालय टीकाकरण महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। आम जनता के प्राणों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता में हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है। शिक्षण संस्थाएं टीकाकरण में सहयोग देकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। टीकाकरण अभियान से जुड़कर विद्यार्थियों को भी समाज सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी महाविद्यालयों के एनसीसी तथा एनएसएस के विद्यार्थियों को टीकाकरण महाअभियान में सहयोग मिले। दूसरी डोज के पात्र व्यक्तियों की सूची तथा फोन नंबर नगर निगम द्वारा प्राचार्यों को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक महाविद्यालय को लगभग 2000 व्यक्तियों से टीकाकरण के लिए संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। इन व्यक्तियों से तब तक संपर्क करना है जब तक वे दूसरी डोज का टीका नहीं लगवा लेते हैं। सभी प्राचार्य सोशल मीडिया में टीकाकरण की अपील तथा उनके महाविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लगातार वायरल करें। टीकाकरण के लिए लोगों को फोन के माध्यम से संपर्क किया जाना है। विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बनाकर 20 से 40 व्यक्तियों से संपर्क करने का लक्ष्य दें। फोन से संपर्क करने पर दूसरे डोज के पात्र व्यक्ति से पहली डोज लगाने के सेंटर का नाम तथा निवास का पता की जानकारी अवश्य लें। साथ ही उन्हें दूसरी डोज का टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों द्वारा टीकाकरण में सहयोग के कार्य को समाज सेवा मानकर उन्हें प्रायोगिक परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 50,000 व्यक्तियों को दूसरी डोज का टीका लगाया जाना है। सही प्लानिंग के साथ प्रयास करने पर 15 दिनों में दूसरी डोज के 100% टीके लगाए जा सकते हैं। सभी का सहयोग रहा तो इसके पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बैठक में डीन मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR मिश्रा,
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर B.K. अग्निहोत्री, डॉक्टर सुनील अवस्थी, DPM अर्पिता सिंह तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, आयुर्वेद कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय सहित विभिन्न शासकीय तथा निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे। रीवा जिले में कोविड टीकाकरण के 25 लाख डोज पूरी। महाअभियान में रीवा जिले ने 25 लाख वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा छुआ। रीवा जिले में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का अभियान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चलाया जा रहा है। जिले में 17 नवंबर को महाअभियान के दौरान 25 लाख कोरोना वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़े छुए गए। जिले में 17 नवंबर तक कोरोना वैक्सीन की 25,19,775 डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 16,52,636 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज तथा 8,67,139 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुमानित 17,62,818 व्यक्तियों में से 94% व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। जिले में वैक्सीन की दोनों डोज लगाकर संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत 49 है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि अब तक रीवा जिले में विकासखंड गंगेव में 1,60,771, हनुमना में 1,64,537, जवा में 1,61,187, मऊगंज में 1,38,195 तथा नई गढ़ी में 1,13,358 व्यक्तियों को प्रथम डोज के टीके लगे हैं। इसी तरह रायपुर करछुलियान में 1,52,997, सिरमौर में 1,87,544, गोविंदगढ़ में 1,39,748, देवधर में 1,59,192 तथा रीवा नगर निगम क्षेत्र में 2,75,107 व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। अब तक विकासखंड गंगेव में 82,059, हनुमना में 70,810, जवा में 72,095, मऊगंज में 78,216 तथा नई गढ़ी में 54,836 व्यक्तियों को दूसरी डोज के टीके लगे हैं। इसी तरह रायपुर करछुलियान में 78,408, सिरमौर में 58,465, गोविंदगढ़ में 67,201, देवधर में 75,563 तथा रीवा नगर निगम क्षेत्र में 1,89,486 व्यक्तियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अभियान को सफल बनाने में शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संगठन, NCC तथा स्काउट गाइड, कोरोना वॉलंटियर्स एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया है। पुनर्वास भवन के द्वितीय तल में स्थापित होगा ब्लड बैंक। लिफ्ट की भी रहेगी सुविधा। 45.03 लाख रुपए से स्वीकृत निर्माण कार्यों का सांसद एवं पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित पुनर्वास भवन के द्वितीय तल में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। ब्लड बैंक स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं लिफ्ट बिल के लिए जिला खनिज न्याय मद से स्वीकृत 45.03 लाख रुपए के कार्यों का सांसद जनार्दन मिश्र तथा पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भूमि पूजन किया। इस दौरान कलेक्टर एवं प्रेसिडेंट रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि ब्लड बैंक के लिए भवन निर्माण का कार्य एक सौगात है। मध्य प्रदेश महावैक्सीनेशन अभियान के तहत दिव्यांगों एवं अधिक आयु के लोगों को उनके घर पहुंचकर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मोबाइल दल तैनात किया गया है, जिसके द्वारा दिव्यांगों तथा अधिक आयु के व्यक्तियों को उनके घर जाकर कोविड वैक्सीन के टीके लगाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मोबाइल दल तैनात किया गया है। इसी कड़ी में आज शहर के मन्नान मस्जिद के पास 80 वर्षीय खातून बेगम को टीका लगाया गया। घर पर ही टीका लगने की सुविधा प्राप्त होने पर उन्होंने खुश होकर जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। 75 वर्ष के हुए पूर्व मुख्यमंत्री व PCC चीफ कमलनाथ, कांग्रेसियों ने जगह जगह मनाया उनका जन्मदिन। ये पहला मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में अपना जन्म दिवस मनाया। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में कांग्रेसियों ने कमलनाथ का अपने अंदाज में जन्मदिन मनाया। अब काटना तुम अब नहीं काटूंगी मैं। PCC चीफ और पूर्व CM कमलनाथ ने आज अपना 75वां जन्मदिन भोपाल में मनाया। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वो भोपाल स्थित अपने घर पर करीब 3 घंटे तक नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। इसे कमलनाथ समर्थकों की ओर से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।
पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज अपना अमृत महोत्सव मनाया। वो आज 75 साल के हो गए। वो सुबह भोपाल में रहे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये पहला मौका है जब कमलनाथ ने यहां अपना जन्मदिन मनाया। कमलनाथ ने श्यामलाल हिल्स स्थित सरकारी निवास पर सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। उन्हें शुभकामनाएं देने नेता और आम कार्यकर्ता सब पहुंचे। उन्हें शुभकामना देने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस विधायक, सांसद और पार्टी कार्यकर्ता तक सब थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रदेश भर से भोपाल में जुटे कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की भीड़ करीब 3 घंटे तक रही। इसके बाद कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी नेताओं ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही चुटकी लेते हुए ये कहने में भी नहीं चूके और कहा कि जन्मदिन के मौके पर कमलनाथ सबके लिए अच्छा सोचे, यही कामना है। प्रदेश में कमलनाथ ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। वही सीएम थे और वही नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ भी। यह तय माना जा रहा है कि 2023 और उसके बाद होने वाले 2024 का चुनाव प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यही कारण है कि कमलनाथ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों का हुजूम उनके निवास पर उमड़ा। नेता और कार्यकर्ता ने जिंदाबाद के नारे लगाए। कमलनाथ के निवास पर हुए जन्मदिन के कार्यक्रम को उनके शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही रीवा में भी कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जन्मदिन अपने अंदाज में मनाया। नमस्कार। 18 नवंबर हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये कमलनाथ जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय श्री कमलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए वे जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध करते हुए उनकी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, ईश्वर से, प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें, सुकुशल रहें और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को सबल नेतृत्व देते रहें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्माननीय श्री कमलनाथ जी का आज जन्म दिवस है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे प्रिय लाडले नेता, मध्य प्रदेश की 15 महीनों की सरकार में सुशासन देने वाले, सुदीर्घ राजनीतिक जीवन जीने वाले और देश के सर्वोत्तम सांसद और मंत्री के रूप में अपनी पहचान देने वाले कमलनाथ जी के लिए भगवान से प्रार्थना है कि लंबी आयु हो, दीर्घायु और शतायु हो। रीवा जिले की जनता की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का जन्म दिवस हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूं। सरहंगों ने काटे पेड़ पौधे, मामला पहुंचा पुलिस के पास। मामला रीवा जिले के रायपुर करशियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी का है, जहां बिन्नू यादव की जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे को सरहंगों द्वारा काट लिया गया। इस बात का विरोध करने पर सरहंगों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत लेकर युवक पुलिस थाने पहुंच गया। आपको बता दें कि हरिजन बस्ती के लोग द्वारा पेड़ पौधे जबरदस्ती और सरहंगी करते हुए काटे जा रहे थे। बिन्नू यादव के द्वारा जब पेड़ काटने से मना किया गया तो इसी बात को लेकर लोग मारने के लिए दौड़े, जिसके बाद बिन्नू यादव अपनी जान बचाकर अपने साथ हुए मारपीट की घटना को लेकर थाना प्रभारी से शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद मौके पर थाने का पुलिस बल पहुंचा। बिन्नू यादव के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने की धमकी तथा अपने बहू के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने के लिए धमकी दी गई। इसी बात की शिकायत लेकर बिन्नू यादव एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाई। मामला ये है कि हमारे जमीन में पेड़ काट रहे थे बसोर लोग, मोहन बसोर, आकाश बसोर, दुर्गा बसोर और सुनीता बसोर, हीरालाल कोल
हम मना करने वहाँ गए तो मारने की मतलब धमकी दे रहे थे। तो वहाँ से मैं वापस आया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद वह पुलिस गई, उनको समझाई दी और बुलाई कि थाने में आओ, तो वो लोग नहीं आए। फिर उसके बाद वो मतलब ये बोले कि मतलब हम तुमको उल्टा फंसा देंगे। आज वो हरिजन थाना आने के लिए धमकी दिए, बहू को लेकर हम तुमको फंसा देंगे। मारपीट भी करते हैं? मारपीट वहाँ हम जाते ही नहीं, अकेले हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाते। एसपी साहब से यही चाहते हैं कि जो अगर ये उल्टा हमको फंसाएं, इनके ऊपर कार्रवाई मतलब जांच अच्छे से की जाए। बस उमरी से थाना रायपुर का चुलिया। आपका मूल रूप है लोभ। शहर के नजदीक लोही स्थित खेमसागर हनुमान मंदिर परिसर में चल रहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला में सबसे पहले पुतना का उद्धार करते हैं, क्योंकि पुतना के मन में अत्यधिक लोभ था। यदि हम इस बालक को मार दें तो कंस हमें कोई ना कोई पद और जरूर देंगे। लोभ में ही आकर जीव हमेशा पाप कर्म करते हैं। जीवों के मन में लोभ ना हो तो इतनी जल्दी कोई पाप नहीं होगा। इसके बाद शास्त्री जी ने संकट भजन तृणावर्त के उद्धार की कथा सुनाते हुए भगवान की माखन लीला, अमृत भक्षण लीला, नामकरण लीला के बड़े विस्तार से वर्णन किए एवं लड्डू गोपाल नाम का रहस्य समझाया। शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के गौचारण लीला का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान 8 वर्ष की अवस्था में कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से गौचरण लीला प्रारंभ किए हुए थे। इस दौरान ब्रह्मा जी को मोह हुआ। भगवान अपने प्रभाव से ब्रह्मा जी का मोह दूर किए। अंत में कालिया नाग का मान मर्दन करते हुए प्रलंबसुर का पान यज्ञ, पत्नियों पर कृपा एवं गोवर्धन पूजा का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया। झांकी के माध्यम से सभी भक्तों ने गिरिराज जी के बड़े ही उत्साह के साथ पूजन किए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री लाल बहादुर सिंह, सुरेश द्विवेदी, शेषमणि द्विवेदी, इंद्रमणि शुक्ला, मंदिर के पुजारी रामदास शुक्ला, आचार्य कृष्णाकांत द्विवेदी, दिवाकर मिश्रा, नवीन तिवारी, उद्धव द्विवेदी एवं काफी संख्या में रसिक के भक्तों ने भाव विभोर होकर कथा श्रवण की। आयोजक समिति ने बताया कि कथा का समापन 19 नवंबर को भंडारे के साथ किया जाएगा। आयोजक समिति ने सभी भक्तों से कथा श्रवण करने की अपील की है। लंग्स अटैक का मुख्य कारण माना जा रहा है एयर पॉल्यूशन। हृदय रोग, लकवा के बाद अब अधिक से अधिक लोग COPD की गिरफ्त में जा रहे हैं। यह बीमारी अधिकांश धूम्रपान और धुएं के कारण होती है। एक्चुअली में आज वर्ल्ड COPD डे है, जो हमेशा हर एक ईयर 17 नवंबर को मनाया जाता है। जैसे ही ठंड का सीज़न शुरू होता है और हर साल कुछ न कुछ थीम होती है वर्ल्ड COPD डे में। इस बार की थीम है कि हम ज्वाइन एंड प्रिवेंट द लंग अटैक इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन ऑफ COPD। मीन्स मेन थीम हमारी ये है कि हमको लंग अटैक जो होते हैं, जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है उसी प्रकार लंग अटैक होता है, इसका हम बचाव किस प्रकार से करें। तो इसके लिए पहले हमको मैग्नीट्यूड जानना होगा कि कितना ज़्यादा उसकी सीवियरिटी है। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लंग अटैक हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। जितनी भी डेथ होती हैं तो फर्स्ट क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक है, और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है जो डेथ का वो लंग अटैक है। जो कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन 18% है, 18% है, जबकि लंग अटैक या COPD की संभावना हमारे इंडिया में 32% है। मीन्स पॉपुलेशन की डबल है। अब इसका ये होता क्या है, ये किस वजह से होता है, इसको हम पता कैसे लगाएं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, इसको बचाव कैसे करें, इसके बारे में जागरूकता हमारे बीच में लोगों के पास बहुत कम है। और उसी जागरूकता के लिए ये वर्ल्ड COPD हर साल 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों में जागरूकता हो, जिससे हम उसका बचाव कर सके। होता है कि जो हमारे लंग होते हैं नॉर्मली स्पॉन्जी होते हैं। अगर कोई भी स्मोक, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो, चाहे चूल्हे का स्मोक हो, अगर ये हमारे लंग्स में बार बार पड़ते हैं तो इनकी वजह से लंग्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना, CO2 का ब्लड से बाहर निकालना, तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन को भरपाई के लिए हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बार बार लंग स्मोक की वजह से लंग्स डैमेज होते हैं तो खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, कमजोरी होती है, ज़ोर से सांस लेता है, थकता जल्दी है,
इसके अलावा हम उसकी चेस्ट की और गर्दन की मांसपेशियों में भी ज़्यादा वजन पड़ता है। और दूर से भी हम देख के कारण में जाएं तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण तो स्मोकिंग है, लेकिन अभी 10 या 15 साल से ये देखा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा कारण है, ज़्यादा बड़ा रीज़न है ये COPD या लंग अटैक प्रोड्यूस करने के लिए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बड़ी रीवा दर्शन के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। आज ना न्यूज़ बोलते